मेरे प्रिय मित्रों, मैं दीप नारायण लाल बहुत दिनों के बाद मैं अपने चैनल बड़े पा से एक बार फिर आपके सामने रूबरू हूँ। बहुत दिनों के बाद आने का बहुत सारा कारण है, जो पिछले आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ख़ास करके उन लोगों से जो हमारे ज़्यादा शुभचिंतक, जो ज़्यादा करीबी, जो मेरे चैनल को लाइक करते रहे हैं, उन लोगों से इतना दिनों के बाद आने का, उनसे मैं अपने बीते कल की चर्चा करूंगा। लेकिन मैं आज एक प्रमुख विषय को लेकर के आया हूं। 31 जुलाई जो प्रेमचंद का जन्म दिवस है, जन्म दिवस के मौके पर हमारे मित्रों ने, दोस्तों ने, साथियों ने प्रेमचंद को याद करते हुए, उनके साहित्य को याद करते हुए, साहित्य के अंदर दर्शाए गए विभिन्न कहानियों, उपन्यासों और नाटकों का जो जिक्र किया है, उन सारी चीज़ों को, चूँकि उन्होंने प्रेमचंद जयंती को बाज़ाब्ता एक मंच के माध्यम से आयोजित किया था, उसका बड़े पा चैनल के सौजन्य से आपके सामने प्रस्तुत करने की उन्होंने मुझे सलाह दी। और मैं आज उसी वीडियो को लेकर के, उसी वीडियो के बारे में जो उन्होंने समाज को जो शिक्षा देना चाहा, प्रेमचंद के कहानियों का, उपन्यासों का जो सीख है, उसको बताने की बात कही। और उससे समाज को क्या लाभ है, समाज उस ज़माने की बातों को आज अगर अपने समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर, देश के अंदर देख रहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसके पीछे जो लक्ष्य है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने इसमें दर्शाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। और बड़े पा चैनल के माध्यम से, बड़े पा चैनल के सौजन्य से इस वीडियो को मैं अपने चैनल पर अवतरित कर रहा हूँ। आप लोग धैर्यपूर्वक, थोड़ा वीडियो लंबी हुई है लेकिन फिर भी प्रत्येक वक्ताओं को सुनेंगे तो एक अलग अलग चीज़ आपके दिमाग में आएगी। और इन सारे वक्ताओं को आपको सुनना, हम समझते हैं कि चाहिए। इसलिए आप धैर्यता के साथ, एक दिन में ना हो, 2 दिन में देखिए, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में देखिए, सुनिए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हुए इस चैनल को मैं अपलोड कर रहा हूँ। आज का जो मुख्य मौजू है, जो मेन टॉपिक है, मौजूदा हालात में प्रेमचंद साहित्य की महत्ता, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेमचंद लिटरेचर इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न टाइम, ये हमारा आज का मौजू है। और सबसे पहले हम, जो हमारे बीच बहुत सारे वक्ता हैं, हम चाहेंगे कि हर एक लोग 2 शब्द जो है प्रेमचंद के बारे में और मौजूदा हालात में आप जो स्थिति परिस्थिति देश का देख रहे हैं, दुनिया की देख रहे हैं, आपका क्या नज़रिया है, आपका क्या सोच है, और इस जो है बिगड़ते हुए हालात को आप कैसे संभालेंगे, इसमें आप अपना बहुमूल्य सलाह भी आप दे सकते हैं। समाज का कल्याण, समाज की एक जो है, जो कहा जाता है कि एक मुक्त समाज, जो समाज की रचना, जो समाज की कल्पना हमारे मुंशी प्रेमचंद जैसे साहित्यकार ने किया, क्या आज हमारा देश उस रूप में है? नहीं है तो क्यों है? इस पर आप अपना संक्षेप में 2 बात रखेंगे। और चाहेंगे कि यह कार्यक्रम जो है हमारा प्रेमचंद जी के साहित्यकार के रूप में मना रहे हैं। आपसे मेरी विनती होगी कि कम समय में ही थोड़ी राजनीतिक बात न लाकर, हालांकि यह जो है बेईमानी होगी, सारा का सारा कोई भी बात जो है राजनीति से ही जुड़ा हुआ है। हम एक पॉलिटिकल एनिमल हैं, सोशल एनिमल तो हैं ही, लेकिन पॉलिटिकल बाय बर्थ हैं। जिस समाज में हम जी रहे हैं वो राजनीति से घिरा हुआ है। ऐसा कहा जाए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। ये भी एक राजनीति है। हमें समाज से और राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी राजनीति है। मूक रहना, शांत रहना, ये साबित होता है कि मौजूदा हालात में
जो देश में जो चीज़ हो रही है, ये परिस्थितियों को आप बोलते हैं कि हम पॉलिटिक्स से मुझे लेना देना नहीं है, हम नहीं जानते हैं इन सारे चीज़ों को। इसका मतलब कि जो गलत हो रहा है आप चुपचाप रह करके, चुप रहना ही आप उसको सहमति प्रदान कर रहे हैं, आप अफर्मेटिव आंसर दे रहे हैं। इसलिए चाहेंगे कि आप जो है इसको थोड़ा साहित्यिक बनाते हुए, साहित्य के ऊपर जो सोच समझ है उसको रखते हुए सभा को आगे चलाया जाए। मैं इतना ही बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सबसे पहले जो है हम बुलाना चाहेंगे मंच पे अपनी 2 बात रखने के लिए। चाहते हैं कि हमारे इस सदर के सभापति महोदय हमारे बीच आए हुए हैं, फिरोज आलम सिद्दीकी साहब, कुछ बात से अवगत कराकर हम लोगों को लाभान्वित करें। आप इनका पुरजोर तालियों से स्वागत करेंगे। प्रेमचंद को समझने के लिए थोड़ा सा प्रेमचंद के पहले के काल को भी समझना जरूरी हो जाता है। विज्ञान का ही तरीका है, समाज का ही तरीका है कि कोई चीज़ कैसे है तो उसके पहले कैसे था। मेरा खुद ज्ञान उतना नहीं है कि प्रेमचंद के पहले के साहित्य का अध्ययन करके आपके सामने एक कंपैरेटिव स्टडी पेश करे। नहीं, एक तो ऐसे ही मैं बहुत बीमार रहता हूँ जी, और ये अपने आप में एक बड़ा काम है, रिसर्च ओरिएंटेड काम हो गया कि हम प्रेमचंद के पहले के साहित्य को लोगों के सामने रखें और उसके बाद प्रेमचंद की बात लाएं। दीपनारायण जी ने जब कहा तो हम कुछ सोचे कि कैसे लोगों के पास बात रखेंगे। तो हम कुछ फिल्मी गाना गाते भी नहीं हैं और फिल्मी गाने सुनाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन 1-2 लाइन जिससे उस पीरियड के समाज का पता लगेगा कि वो समाज क्या सोच रहा था। सुना होना होगा आपने। गाना सुनाना मेरा मकसद नहीं है, हम प्रेमचंद काल से पहले की जो पृष्ठभूमि है उसको गाना की एक पंक्ति के रूप में रख रहे हैं। रखिए, न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती टूट जाएगा। हाँ, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा मगर ये दिल टूट जाएगा। वाह, ये फिल्म का गाना। जी जी जी, क्या कह रहा है ये गाना? ये गाना सौंदर्य भाव की एक पृष्ठभूमि को बयान कर रहा है। जी, उस काल के साहित्य में इसकी जगह नहीं थी। और एक बात कहते हैं, तुमने जुल्फे फैलाई दिन में रात हो गई। तुमने जुल्फे केस बाल दिन में रात हो गई। उसने काजल लगाया दिन में रात हो गई। इत्यादि। ये गाना सुनाना मेरा मकसद नहीं था, यह था कि प्रेमचंद से पहले साहित्य में ये सब बातें हावी थी। प्रेमचंद को ये बात पसंद नहीं थी, सौंदर्यवाद। इससे जीवन जुड़ता नहीं था, इससे मनोरंजन होता था, लेकिन मनोरंजन में भी जो एक स्वस्थ जो परिस्थिति रखने की है वो इसमें नहीं रखी गई। यही कहना चाहते हैं। हम सोचा कि इतना लंबी चौड़ी बात कहाँ से क्या क्या लाएंगे। प्रेमचंद इस बात को देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने समाज को, साधारण मानव जीवन को और विशेष रूप से ग्रामीण जीवन को, साहित्य को जोड़ा उससे। साहित्य के बारे में हम उतना पढ़े लिखे भी नहीं हैं, विद्वान भी मैं नहीं हूँ। साहित्य के बारे में कहा जाना है कि साहित्य दर्पण है, समाज का दर्पण है। साहित्य में देखिए कि समाज कैसा है। प्रेमचंद ने खूबहू इसको लागू किया। प्रेमचंद शहरी जीवन के आदमी नहीं थे, प्रेमचंद ग्रामीण जीवन के आदमी थे और देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत रहते थे। आप लोगों ने सुना होगा कि उनकी पहली जो कीर्ति है सोजे वतन बैन हो गया था, बस अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया।
आप ये भी जानते होंगे प्रेमचंद का जो नाम है धनपत राय, धनपत राय, उनके चचा नवाब राय भी कहते थे पिताजी दादी सब। तो प्रेमचंद जो है ग्रामीण जीवन को आधार मान के अपनी जो लेखनी है, अपनी जो कीर्ति है उसको पेश करते थे समाज के सामने। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे इंद्रजीत जी ने कहा कि एक साजिश के तहत जो चीज हमको सुधार दे, जो हमको एक अच्छा इंसान बना दे, वैसी चीजों को समाज से हटा दो। तबला बजा रहा है तो बजाते रहे आदमी, उससे कुछ नहीं समाज का बनता बिगड़ता है। ये आप देखा होगा पिछले 40-50 सालों में यही हुआ है। प्रेमचंद ग्रामीण जीवन को पेश कर रहे थे। एक बात तो ये हुई, हम थोड़ा सा लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी एक बात जो प्रेमचंद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है जन संवाद। प्रेमचंद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक भाषा जो इस्तेमाल होती थी अलंकृत भाषा, खूब उसमें अलंकार का इस्तेमाल किया जाता था। प्रेमचंद ने इसको जरूरी नहीं समझा। यही नहीं, इंग्लिश पीरियड में भी जिसको ऑर्नामेंटल इंग्लिश, आप इंग्लिश के स्कॉलर हैं, ऑर्नामेंटल इंग्लिश से काम नहीं चले। एक बात एक्सक्यूज मी, इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो इंग्लैंड के विभिन्न दूर दराज के इलाकों से श्रमिक आए, टेक्निकल वर्कर आए, तो कोई कहीं की स्पेनिश इंग्लिश बोल रहा है, कोई लैटिन इंग्लिश बोल रहा है, कोई क्लासिकल इंग्लिश बोल रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। तो अंग्रेजों ने उसको सीधी सादी इंग्लिश, ऑर्नामेंटल इंग्लिश नहीं चलाया। भारत में इसकी जरूरत पड़ी। आप लोग जानते होंगे कि अंग्रेज जब यहाँ थे, शासन कर रहे थे, उनको भी ये बात की जरूरत पड़ी। पूरे देश में अंग्रेज का शासन, तो कहीं कुछ बोलता है, कहीं कुछ बोलता है, कहीं बंगला बोलता है, तो कहीं मैथिली बोलता है, तो कहीं कुछ बोलता है। उसने खड़ी लैंग्वेज, खड़ी भाषा, सीधी सादी भाषा के लिए संस्था स्थापित किया बंगाल में। उसका नाम अभी भी है वो संस्था, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया और उसके प्रिंसिपल थे डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट प्रिंसिपल रखे। और जहाँ जहाँ अंग्रेज अफसर जाता था ने पहले वहाँ ट्रेनिंग हासिल करता था, लेकिन यस मैन नो मैन से काम चलेगा नहीं, वहाँ ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद देश के बड़े बड़े इलाकों में जहाँ जाते थे, इसलिए उसको शासन करना था, ये जरूरत यहाँ भी पड़ी और यानी किया। अंग्रेजों ने इस काम को किया। बाद में वो संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज एक बड़ी संस्था के रूप में विकसित की। और अंग्रेज करता था कि उस समय फारसी का बोलबाला था यहाँ बहुत ज्यादा। उसने फारसी की बड़ी बड़ी किताबों को बुला के अपने यहाँ अनुवाद करवाया। मीर अमन का नाम बहुत मशहूर है, मीर अमन देहलवी। फारसी किताब का उसने सीधी सादी भाषा में इसका अनुवाद करवाया ताकि लोग उसको पढ़े और सीधी सादी भाषा भी सीख सके। प्रेमचंद ने उस ग्रामीण जीवन को सीधी सादी भाषा में, सरल भाषा में, अलंकृत भाषा नहीं इस्तेमाल करके लोगों के बीच में एक अच्छा साहित्य पेश किया लोगों के सामने। इसलिए प्रेमचंद को कहा जाता है संक्षिप्त कहानी का, उपन्यास का, ड्रामा का राजा, बादशाह कहा जाता है। और उसके जो कैरेक्टर थे, प्रेमचंद के पहले का जो साहित्य था उसमें कैरेक्टर कैसा होता था? राजा, राजकुमार, राजकुमारी, ये होता था। प्रेमचंद ने उसको अपने साहित्य में जगह नहीं दिया। जगह दिया किसको भाई? जमींदार, दरोगा, उसको जगह दिया अपने यहाँ। सब लोगों ने सुना होगा हीरा मोती का नाम, घीसो माधो,
दो बैलों की जोड़ी, दो बैल। जानवर नहीं, आदमी नहीं थे। ये बात थी उनकी, इसलिए ग्रामीण जीवन में बैल का उस जमाने में बहुत महत्व था। उन्हें दो कैरेक्टर उनके वर्क का लिया हुआ, हीरा मोती, अलगू चौधरी, जी शेख जुम्मन, इसे उनके कैरेक्टर थे, उसको पेश किया आपने इसमें उपन्यास में। गोदान बहुत मशहूर है, सोदे वतन अभी नाम लिया हमने। तो इसने भारत में एक संस्कृति के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। अच्छा खासा उदय हुआ उसका। लेकिन उदय तो हुआ, लेकिन जो सरकार सत्ता में आई उसने इस बात को भांपा, नोट कर लिया इस बात को, इससे काम चलेगा। और धीरे 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 वो चीज बच्चों के पाठ्यक्रम से गायब हो गई। हमारा बहुत नुकसान हुआ, इसलिए कि हमें आगे बढ़ने के लिए एक बढ़िया लैंग्वेज भी चाहिए। जी बिना अच्छा साधारण लैंग्वेज, बढ़िया बढ़िया वर्नाकुलर के काम नहीं चलेगा समाज का। धीरे 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 मैं एक जगह मैं ये कर रहा था, भाषण कर रहा था, वहां की घटना आप लोग को सुनाते हैं। भाषा जो है इसका एक प्रवाह होता है। धीरे धीरे भाषा जो है वो बोलने में सरल होती है। चलो सब लोग आपको स्वर और व्यंजन से सब लोग परिचित होंगे। व्यंजन जो है ना बोलना टेढ़ा है, खुरदुरा है, और स्वर जो है ना आसान है। तो हम बोल रहे थे कि सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में कह लीजिए, भाषा कठिन से सरल होती है। ये भाषा का नेचुरल फ्लो है। भाषा राजभाषा का ऑफिस था, वहाँ एक डिप्टी डायरेक्टर थे झा जी, हमको पुलिस ने की बहुत डांटता है, टेढ़िया है, इसको ऐसा बात कहिए नहीं कि थोड़ा सा इसको चपट लगे। क्या कहने जाइए, अफसर है तो हम क्या कहेंगे। लेकिन हम कहा अच्छा ठीक है, हम कहा अभी तो बड़े बड़े विद्वान हैं, सरकारी विद्वान, जो बड़े बड़े एयर कंडीशन रूम में बैठ के अनुवाद करते हैं। अनुवाद करके क्या करते हैं, वो सरल भाषा को कठिन बना रहे हैं। ये उनके, और उसके लिए सरकार से मोटी रकम लेते हैं। हम कहा कि हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 2 शब्द जो अनपढ़ आदमी बोलता है, पढ़ा लिखा बोलता है, दूध और घी। अनपढ़ आदमी पूछता है कि नहीं, कोई पढ़ा लिखा पूछता है। लेकिन विद्वान आदमी जानता है कि मूल संस्कृत का दुग्ध और घृत से ही निकला है। ये विद्वान आदमी जानता है। अनपढ़ आदमी जैसे मतलब नहीं है कि कहाँ से निकला है। हम लोग बहुत बड़े बड़े स्कॉलर बैठे हुए थे। हम कहा कि आप लोगों ने गंगा स्नान किया है? सब ने मुद्दा कहा। हम कहा कि हमने महीनों वर्षों गंगा स्नान किया। डुबकी लगाइए और मुट्ठी में कंकड़ी लेके निकालिएगा तो कंकड़ी एकदम चिकना 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 मिलता है। हम कहा कि कहाँ ग्राइंडर में रगड़ा गया है? कहीं ग्राइंडर में रगड़ा गया है? हजारों मील के जल के प्रवाह से गंगोत्री से निकल के जब गंगा समतल मैदान में आई तो ये चिकनी हो गई। इसको जो शुद्ध करने के नाम पर रुखड़ा कर रहा है वो देशद्रोह है। वाह, ऐसी ताकत था वो भाई। हम कहा कि आप अगर चाहते हैं तो यहाँ से 50 गज पे एक आदमी को खड़ा कर दीजिए और उसको दुग्ध बोल के दिखाइए तो वो पहुंचेगा ही नहीं। घृत कहिएगा तो वो भी नहीं पहुंचेगा। दूध और घी पहुंचेगा। तो ये महान सरकारी जो है लोग है, इसको वो शुद्ध कर रहा है। आप गाड़ी पर दुग्ध लिखा हुआ देखा होगा और घृत भी लिखा हुआ देखा होगा। ये जो है ने विकास के चरण को पीछे ले जा रहा है। बच्चों को सीखना पड़ेगा। दूध बच्चों को बोलने के लिए सिखा जाता है? अरे बच्चा तो कितने साल का होता है तो कहता भैया दूध दे।
बोलता है कि नहीं बोलता? हाँ हाँ। अब उसको क्या कर रहा है कि उसको रगड़ करके रुखड़ा बना रहा है। ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और भाषा के विकास में बहुत बड़ी बाधा खड़ी की जा रही है। लोगों को एक सब बात समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या ना शुद्ध कर रहा है, शुद्ध क्या करेगा? शुद्ध को अशुद्ध कर रहा है। हम वहाँ बोले कि दूध और घी व्याकरण के नियम के हिसाब से अपभ्रंश कह सकते हैं आप, लेकिन वास्तविक रूप से वो अपभ्रंश नहीं है। नहीं। हजारों बरस के बाद जो शब्द बोला जाता है वो अपभ्रंश नहीं होता। वो शब्द को टिकसाल में ढाल के नहीं निकाला जाता है। शब्द तो आदमी बोलता है और समझता है। ये हुई बात। तो हम ये कहा, उसी ढंग से इस बात को महसूस किया और उन्होंने ग्रामीण जीवन को लेकर के कृषि से संबंधित, अभी हम बोले कि सब लोग बोले कि तो ये था बात था हीरा मोती। बैल के बिना तो ग्रामीण जीवन का कल्पना ही नहीं किया सकते थे, है ना? ये उसके मशहूर गोदान मशहूर उपन्यास, ये बात है। यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। वो जो समय था प्रेमचंद का, वो संक्षिप्त कहानियों का जो कसौटी होती है ने, उस कसौटी पर पूरा नहीं उतरता। संक्षिप्त कहानी की जो कसौटी होती है, इसलिए कि उस समय नहीं था वैसा, समय नहीं था। अभी शुरुआतें हो रही थी। उस कसौटी को कहते हैं यूनिटी ऑफ टाइम। एक खास समय, उसके उपन्यास चाहे संक्षिप्त कहानी में किस समय वो हो रहा है, यूनिटी ऑफ टाइम, कहाँ घटना घट रही है, यूनिटी ऑफ प्लेस। और फिर उसमें अंत में एक क्लाइमेक्स होता है जहाँ लेखक कहना क्या चाहता है, अंत में पता लगता है कि वो ऐसा हुआ। हम, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे विद्वान साथी लोग, उनको ये बात बताएं कि प्रेमचंद का साहित्य इस कसौटी पर ढीला ढाला है। इसलिए कि उन्हें बात करना है, ग्रामीण जीवन पेश करना है, उन्हें घर के अंदर जो विवाद होता है उसको पेश करना है, पंच की जो भूमिका है उसको पेश करना है, स्कूल की जो स्थिति है उसको पेश करना है। तो उस माने में क्योंकि वो शुरुआत थी, इसलिए वो कोई दोष नहीं है, लेकिन शुरू में वैसे ही होता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा साहित्य का भंडार हमें देखने को मिलता है प्रेमचंद। और उसके बाद प्रेमचंद उसके बानी थे, संस्थापक थे, मैंने समझिए वो स्कूल ऑफ थॉट जो था उसके संस्थापक थे प्रेमचंद। उसके बाद एक बड़ा आता है, बहुत लंबा, वो दौर मेरे दोस्त खत्म हो गया। अब कृष्णचंद्र नहीं है, कन्हैयालाल कपूर अब नहीं है। तो ये धीरे धीरे खोज के जो हमारे यहाँ सैकड़ों बरस में सरल चीज थी, वो कठिन बनाने के बाद हम सरलता के तरफ बढ़ेंगे ने। पानी किधर जाएगा? इधर ढलाव है, उधर पानी जाएगा, पानी जिधर ऊंचा है उधर नहीं जाएगा। ये हमारे यहाँ हो रहा है, हो गया, स्थापित हो गया। ये बात मुझे से जो साधारण आदमी बोले बहुत खराब है, तो उससे खराब कुछ नहीं होगा, लेकिन वास्तविक बात है कि ये बात बहुत खराब है। एक बात आप, भारत बहुत विशाल देश है, बहुत महान देश है, लेकिन यहाँ ये एक्सपेरिमेंट आया कि भारत की भाषा इतनी विकसित हो कि हायर एजुकेशन भारतीय भाषा में हो, नहीं हुआ। नहीं, अफसोस की बात है कि नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, उदाहरण कहीं दुनिया में कहीं नहीं हुआ। चीन में हुआ, जापान में हुआ, कंबोडिया में हुआ। वहाँ उच्च शिक्षा वहाँ की भाषा में दी जाती है। हम क्या करते हैं, पहली क्लास के बच्चा को अंग्रेजी स्कूल अंग्रेजी स्कूल हम ही भेजते हैं, वो अलग बात है, इसलिए कि वही चल रहा है।
पहली ही दूसरी क्लास से बच्चा को, और बच्चा जो है ने 100-200 शब्द रटते रटते बड़ा हो जाता है, उसमें कोई विद्वता, कोई नॉलेज नहीं आता है। ये हमारे यहाँ एक ऐतिहासिक बलंदर हुआ, उसके खत्म होने की कोई लक्षण नहीं नजर आ रहा। ऐतिहासिक बलंदर हुआ। आपको ये बात भी पता होगी कि राजेंद्र बाबू फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनके एक ओट से हिंदी यहाँ की भाषा स्वीकृत कर ली गई, वरना बराबर था हिंदी और अन्य भाषा, हिंदी और इंग्लिश, उनकी एक ओट से स्वीकृति हो गई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत शांति के साथ। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे वरिष्ठ साथी फिरोज सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जो है अच्छे ढंग से इन्होंने इस अवसर पर प्रेमचंद के बारे में और मौजूदा हालात जो है बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोगों के बीच जो है कि बात को रखे हैं। और एक सजेशन इन्होंने दिया कि जो प्रेमचंद साहित्य की 8 भागों में मानसरोवर करके कहानियाँ हैं, वो हम लोगों को ला कर के पढ़ना चाहिए और नौजवानों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चलिए, तो सर को पुनः जो है बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है हम आपके बीच कृष्णा बाबू को हम आमंत्रित करते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय से कृष्णा बाबू से आग्रह करना चाहते हैं कि संक्षेप में ही अपनी बात को रखें, क्योंकि और अन्य साथियों को भी बोलने का मौका मिल सके। उपस्थित सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष जी, लीजिए ना, खाइए खाइए ना। अरे उपस्थित हम ही लोगों के लिए ना है, ले प्रेम जयंती के अवसर पर जुटे हैं। हमारा प्रयास होगा कि प्रेमचंद साहित्य की बारीकियों को कम से कम शब्दों में, कम समय में आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 80 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ, और उनका देहावसान 8 अक्टूबर 1880 और इधर 8 अक्टूबर 1936, हाँ इधर 1936 और उधर 1880। अपने इस 56 वर्ष के साहित्याकाश को गति के लिए प्रेमचंद जी ने कितनी उड़ानें भरी, कितनी ऊंचाई पकड़ी, इसका एहसास विदेशों में भी नहीं होता होगा। जब प्रेमचंद सोज ए वतन अंग्रेज के विरुद्ध लिख करके इनकी जब प्रतियां रोक ली गई, जला दी गई, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध सोज वतन लिखी थी। बाद में एक प्रति बची, जिसका फिर बाद में इन्होंने लिखा, जो हिंदी स्वरूप में आया। मूलतः ये उर्दू के लेखक थे। इनका नाम मूलतः लाला धनपत राय श्रीवास्तव, नवाब राय के नाम से भी जाने गए। जब ये परेशान हो रहे थे अंग्रेजों से, तो इनके एक मिल गए दया नारायण जी निगम मिल गए, जिन्होंने कहा कि सुनो भाई,
तुम इधर उधर अब भागे फिरे चलते हो, कब तक भागोगे, तुम अपना नाम ही बदल दो। कहा कि बोलिए। तो उन्होंने कहा कि मुंशी प्रेमचंद रख लो। तो निगम जी की प्रेरणा से आज हम मुंशी प्रेमचंद के सामने देख रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद की लगभग 15 उपन्यास, 300 से ऊपर कहानियाँ और कुछ नाटक, जिसमें करबला प्रसिद्ध है। तो प्रेमचंद एक कथाकार, उपन्यासकार, पत्रकार, अध्यापक, नाटककार भी, तो विविध साहित्य के विधाओं में प्रेमचंद पुरोधा थे। प्रेमचंद के पहले जो प्रेमचंद युगीन साहित्य, प्रेमचंद पूर्वोत्तर साहित्य की बात जो आती है, तो उसमें राजाओं, राजकुमारों, कन्याओं, राजकन्याओं यानी राजकुमारियों के चित्रण देखे जाते थे और उसी चित्रण में साहित्य की सर्जना हुआ करती थी। प्रेमचंद ने देखा कि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा ये तो उपेक्षित होता है, कहीं चर्चा नहीं होती है। तो इन्होंने अपने को सरल भाषा, और भाषा की मैं बात कर दूं तो भाषा सरल, सलील सरिता की तरह छलकती रहती है। वह भावप्रवण है, उस सरिता की तरह जिसको जरा सा ढलान मिले तो चले जाएगी। और भाषा के शब्द वही प्रिय हैं जो मुक्षुक हो। भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है, लोगों को यहाँ से और यहाँ से बड़ी आसान से खप पच जाए। प्रेमचंद ने देखा कि जो हमारा भारत है उसमें बहुत बड़े लोग, दलित, पीड़ित, उत्पीड़ित, उपेक्षित, कृषक समाज भी उसमें है, ये नेग्लेक्टेड हैं साहित्य से, समाज से। तो प्रेमचंद ने इस पक्ष को, जिसमें कृषि, कृषक, मजदूर और उपेक्षित समाज को उन्होंने प्रधानता दी। प्रेमचंद से पहले केवल राजकुमार ही नायक हो सकता था। प्रेमचंद ने यह मिथ को तोड़ दिया कि केवल राजकुमार किसी कहानी, उपन्यास या नाटक का हीरो हो, ऐसा नहीं। एक सूरदास रंगभूमि का भिखमंगा भी नायक बन सकता है। यह प्रेमचंद की ही देन है। प्रेमचंद ने स्थापित किया। प्रेमचंद ने गोबर और धनिया को, झुनिया को, भोला को गोदान जैसे महान उपन्यास में स्थान दिया और पाखंडियों को उन्होंने बुरी तरह लताड़ा। गोदान में तो गोदान तक आते आते दाताराम एक ब्राह्मण है, जो गोदान, आप हिंदू मैथोलॉजी में देखते हैं कि जब कोई नहीं मरता है या कोई इच्छा रखता है तो देखो इनका गोदान करवा दें। तो गोदान होता है और धनिया को मोक्ष भी मिलती है। मोक्ष दिलाने के लिए दाताराम जैसे पंडित उपलब्ध हैं गोदान में, और मोक्ष मिलता है नहीं मिलता है वो नहीं, लेकिन प्रेमचंद ने गोदान करवा दिया। प्रेमचंद ने गोदान के माध्यम से यह संदेश भी दिया कि नारी की उपेक्षा नहीं हो सकती। और प्रेमचंद की पत्नी मैं कह रहा हूँ, नारी सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मायके का यानी नैहर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। उसको जो कह लीजिए, लेकिन जरा उसके मायके तरफ झांकिएगा, देखिए जी अब बर्दाश्त से फाजुल हो रहा है। तो यह प्रेमचंद ने ये भी देखा है, वो है धनिया। भोला जैसा आदमी
जब आता है भूसा लेने के लिए, तो होरी जी कुछ कहते हैं, भोला कुछ चुटपुटा करने लगा। भोला यादव है, गाय पालता है, कुछ उसी संबंध में कुछ नारी की बात को कटाक्ष के रूप में कहा। होरी जी कहते हैं, अरे महाराज कम मन लो, कम मत बिगड़ जाएगा आपका। जहाँ वो सुन ली देवी जी, धनिया जहाँ सुनेगी तो आपको माने भूसा तो क्या मिलना। उसी पर वो कहा था कि नारी से यदि कुछ लेना हो तो नारी की बढ़ाई कर दीजिए। यह गोबर होरी और धनिया और उधर भोले के बीच की बात है। भूसा दे देती है खुशी खुशी, भोला जी भूसा लेकर के चले जाते हैं। आज के प्रसंग में प्रेमचंद को कभी अलग किया ही नहीं जा सकता है। क्या आज कफन का बुधिया घीसू और माधव मर चुका है? न कला मरती है, न कलाकार मरता है। साहित्य देश और काल से अलग हुआ करता है। इसमें उच्च कोटि के साहित्यकार प्रेमचंद न केवल एक साहित्यकार, रचनाकार, नाटककार, लेखक, उपन्यासकार, कहानीकार हैं, बल्कि एक युग के नायक हैं। प्रेमचंद युगीन साहित्य प्रेमचंद युग पर चला तो प्रेमचंद ने एक बुधिया के जो घीसू और माधव का दृश्य, आज का भी दृश्य आप देख लीजिए। आज वही घीसू और माधव है, अभी मरा नहीं है। और वो बुधिया आज भी छटपटाती है परसों पीरा से। और घीसू और माधव जैसे बाप बेटा आलू खाने के नाम पर, कभी बेटा कहता है बाप को कि अब जा जरा देख ले कैसी होगी, तो बेटा कहता है बाबूजी को, तो बाबूजी कहते हैं अरे चुड़ैल का फिसाद होगी और क्या होगा। अरे बताओ, जिसको मैंने कभी देर शुद्ध से नहीं देखा, पैर नहीं देखा, आज तुम परसों पीरा से छटपटा रही और नंगे उघाड़े कैसे होगी, और तुम कह रहे हो हमको जाने के लिए। अब तू ही जाओ, तुम्हारा पत्नी है, तुम जाओ। प्रश्न जाने और आने का नहीं था, प्रश्न था कि यदि यीशु चल जाते हैं तो माधव आलू चट कर जाते हैं, माधव चल जाते हैं तो घीसू आलू चट कर जाते हैं। बाप बेटे में इतनी दूरी है उस आलू के लिए। जब मर भी जाती है तो कफन, ये लोग नहीं, कफन का पैसा को भी दारू पीता है। आज भी कहानी है और आज भी ऐसे समाज में लोग हैं। तो प्रेमचंद की प्रासंगिकता, प्रेमचंद आज भी जिंदा है, उनकी लेखनी जीवित है, उनका साहित्य जिंदा है। और शब्दों के चयन में बात हो रही थी, शब्द और भाषा मुख्य जो जितना आसानी से खप पच जाए वही शब्द अच्छा है। प्रेमचंद ने इस कला को बहुत बाखूबी रखा। एक मुझौसा शब्द का भी उन्होंने प्रयोग। गांव की महिलाएं कभी बिगड़ जाते, जो मुझौसा, तो प्रेमचंद के पहले साहित्य में क्या था? मनोविज्ञान नहीं था। आइए, मनोविज्ञान नहीं था। उन्होंने मनोविज्ञान को देखा कि कोई भी चीज मनोविज्ञान से प्रेरित होती है तब वह साधारणीकरण होता है। साहित्य का एक विधा है साधारणीकरण, जो एक पात्र पर घटता है और पूरा चला जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं बुधिया को। चलिए, शतरंज के खिलाड़ी सब लोग शायद पढ़े हुए होंगे। उसमें क्या होता है, मीर और मिर्जा दोनों शतरंज खेलते रह जाता है और बाजिद अली शाह को बंधक बना कर करके लेकर के चला जाता है।
यह शतरंज का शौक। यहाँ मनोविज्ञान नहीं है, यहाँ राष्ट्रीय उपेक्षा है। राष्ट्र के प्रति या नवाब के प्रति या राजा के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित कर रहा है। तो प्रेमचंद ने जो नई परंपरा दी, सबसे बड़ी बात यह की कि उपेक्षित को स्थान दिया, किसान को दिया, कृषि को दिया, और ऐसे दबे कुचले, जैसा मैंने कहा रंगभूमि का सूरदास, कहाँ अंग्रेज सोफिया। सूरदास केवल 10 बीघे का मालिक है और सोफिया प्रतीक है रेनेसां का, पुनर्जागरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। तब उद्योग बढ़ रहा था। सोफिया चाहती थी कि 10 बीघा जमीन सूरदास वाला ले लिया जाए, और पूरी जो रंगभूमि है इसी पर आश्रित है। सूरदास अंततः नहीं छोड़ता है, सोफिया से सब कुछ होता है, लेकिन जीत तो भाई सूरदास की है। रंगभूमि में कुछ और कुछ नहीं है। कृषि और मजदूर, शोषण, शोषित और शोषक के विरुद्ध उनकी आवाज होती है, उनकी कलम चलती है। तो इनको कहा गया कलम का जादूगर, कलम का जादूगर प्रेमचंद। और दूसरा कहा गया कलम की सिपाही। पंच परमेश्वर में देखते हैं, दोनों दोस्त है, अलगू और जुम्मन। खाला एक पात्र है, बैल के माध्यम से वो दिखाते हैं, बैल बिक जाता है, बैल उसके यहाँ जाता है, मर जाता है, पैसा फेरने की बात होती है। कहा कि जब हम बैल दिए हैं तो बैल देंगे। दो तरह की बात होती है। एक बैल पर बात की घटना है। पहले बुढ़िया के रजिस्ट्री जो होती है, बुढ़िया लिखवा लेता है, अलगू नहीं जुम्मन लिखवा लेता है। तो लिखाने के पहले तो बड़ी आदर खातिर सब कुछ हुआ। जैसे रजिस्ट्री की मुहर पड़ती है, बुढ़िया की सारी सुख सुविधा पर मुहर पड़ जाती है। आज भी बात होती है कि नहीं, इसलिए आज भी प्रासंगिक है। बहुत जगह देखा जाता है कि रजिस्ट्री कराना हो, धन लेना हो, तो जिसका भी धन लेना हो, फिर जब बैल मर जाता है तो उसके बाद में दूसरी पंचायत होती है, जिसमें एक दूसरा होता है कि एक में घिसू, एक में ये होता है जुम्मन होता है, और एक में अलगू होता है। तब जुम्मन के साथ होता है तो अलगू माने पंच रहता है, अलगू के साथ होता है तो जुम्मन पंच रहता है। तो कहता है वो तो जब मौसी कहती है खाला कि बिगाड़ के डर से कहता है कि हमको चलो तुम ही पंच बनो। कहा कि वो तो दोस्त है मेरा, कैसे पंच बनेंगे, क्या कहें। तब उस पर जो कहा है सब जानते हैं, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहोगे। मैं समझता हूँ बहुत इसमें एक पंक्ति और है जो प्राय सप्रशन व्याख्या के लिए पूछी जाती थी। अपने उत्तरदायित्व का बहुधा ज्ञान हमारे संकुचित व्यवहारों का पथ प्रदर्शक होता है, और जब हम पथ भूल कर भटकने लगते हैं तो यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। प्रेमचंद कहानी है पंच परमेश्वर। समय का भी ध्यान रखना है। मैं अपनी बातों को बहुत मैंने करने के लिए तो बहुत कुछ बोलते चले जाएंगे, पता नहीं चलता है। तो मैं आ जाऊं शब्दों के चयन में। पात्रोचित भाषा का प्रयोग, यदि मुस्लिम है तो उर्दू फारसी जो भी बोल सकेंगे। यदि बहुत पढ़ा लिखा पात्र होगा तो उसकी भाषा कुछ दूसरी होगी। यदि साधारण मजदूर पात्र है तो मजदूर की भाषा होगी। मित्रों, बात तो बहुत आगे अभी
बहुत बाकी है, लेकिन मुझे बताया गया है कि संक्षिप्त में बात इतनी ही है कि प्रेमचंद साहित्य देश जयी और कालजयी है। वह देश और काल की सीमा में नहीं है। हालांकि कोई भी साहित्य, कोई भी कलाकार वह देश और काल से ऊपर होता है। तो आलोचना में 3 ही लोग का नाम अव्वल आता है और इनकी तुलना, साहित्यिक तुलना यदि बंग साहित्य से किया जाए, माने बांग्ला साहित्य से किया जाए, तो शरद चंद्र चटर्जी, और यदि अंग्रेजी साहित्य से किया जाए तो यह अंग्रेजी में शेक्सपियर से प्रेमचंद की तुलना की जाती है। और प्रेमचंद के जो भी साहित्य हैं, चाहे नाटक हो, कहानी हो, हंस एक पत्र भी निकालते थे, पत्रकार भी हैं ये, और एक सरस्वती कर करके मशीन भी बनाए थे, मतलब क्या कहिएगा, प्रिंटिंग मशीन, लेकिन चला नहीं, बाद में वो तोड़ दिए, हंस पत्रिका निकलती चली। तो उनको किन विधा में बांधिएगा साहित्य की, ये कहना नहीं है। सभी विधाओं में प्रेमचंद की पैठ अपनी है, पहचान अपनी है, और भाषा और शब्दों का तो धनी है वह प्रेमचंद। जय हिंद। कृष्णा बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। और कृष्णा बाबू ने विस्तार पूर्वक, चूँकि हिंदी इनका विषय रहा है और हिंदी अधिकारी से PNV से रिटायर भी किए हैं, सर के पास प्रेमचंद के से संबंध में, उनकी कृतियों के बारे में बहुत ज़्यादा डीप जो है कि अध्ययन किया है, यह परिलक्षित होता है इनके संवाद से। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने प्रेमचंद के तमाम कहानियों, नाटकों को संक्षेप में ही सारा कुछ बताया। एक साहित्य में सर जी बात है कि कहा जाता है कि कुछ जो पहले के साहित्यकार जो हुआ करते थे, एक वर्ग ऐसा हुआ कि साहित्य माने कला के लिए, आर्ट फॉर आर्ट से, कला के लिए, आर्ट फॉर आर्ट से, ये अपने आप में कुछ माने नहीं रखता है। ये आर्ट फॉर द पीपल, आर्ट फॉर द सोसाइटी, आर्ट फॉर द कमिंग जनरेशन, खास करके कला जो है समाज के लिए, क्योंकि कला के अंदर सामाजिक माने उसकी चित्रण जो है परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। अब हमारे बीच बहुत सारे वक्ता हैं, हम उनसे एक आग्रह करेंगे कि समय को ध्यान रखते हुए और साथियों को भी मौका मिले, कम शब्दों में ही अपनी बात को रखेंगे, मूल बात पर, विषय से विषयांतर नहीं होंगे। तो चलिए हम अपने भावी फुलवाड़ी नगर परिषद के भावी सचिव महोदय संजय सिंह से आग्रह करते हैं, मंच पे तशरीफ लाएं और 2 शब्द अपनी हृदय की बातों को व्यक्त करें। धन्यवाद सर। आज आयोजक की जागृति मंच नोटी कुआं के तत्वाधान में रखी गई 146वीं मुंशी प्रेमचंद की जीवनी पर प्रकाश डालने के लिए हम यहाँ आए। सभी हमारे महानुभाव हैं, जिनकी अध्यक्षता हमारे फिरोज आलम साहब, और यहाँ बैठे हमारे अभिभावक रामनाथ सर, कृष्णा बाबू, और सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे इंद्रजीत सर, सभी वक्ताओं ने प्रकाश डाला कि आज मुंशी प्रेमचंद की ये सभी कहानियों पर प्रकाश डाली गई। और ये प्रकाश डालते हुए इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा कि पुराने चीज़ों को उधेड़ने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ बैठा, कि आज समाज इधर से उधर क्यों जा रही है। अगर ये मुंशी प्रेमचंद हमारे बीच है, 300 कहानियाँ लिखें तो क्यों लिखें, और जो समाज आज बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं, वो सब चीज़ों के लिए अगर ये सब चीज़ों को प्रकाश डाला जाए तो जो पहले की समाज थी से आज की समाज है सो
दोनों में आसमान जमीन की अंतर है। एक मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सी कहानियों जो लिखी, वो 300 कहानियों लिखी, और 300 कहानियों में हर समाज के प्रति उन्होंने उदार भाव दिखाया। हर शब्द का उच्चारण अपने समाज से किए, और समाज से करते गए तो आज समाज कहाँ है। चूँकि पहले देखिए एक दलान हुआ करता था, ये पहले भी महतो जी के लोग कहते थे कि महतो जी का दलान, आज दलान नहीं है। तो ये सब क्या है, वो सब समाज को बहकाने के लिए बहका हुआ समाज है। बच्चे हमारे, हम लोग जब जैसे छोटे थे तो एक लालसा रहती थी कि बड़े को सम्मान करें, आज वो सब सम्मान बिल्कुल नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि पुराने चीज़ों को जो है आज हम लोग रखे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। और इसी तरह से समाज को और भी हम लोग जुड़ाव इस संस्था के माध्यम से करें कि ताकि हर मोहल्ले, हर लोग समाज के आए और जुड़े। मैं इन्हीं चंद शब्दों से अपनी विराम देता हूँ। अब हम आग्रह करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे। तो हमारे बीच बहुत ही संघर्षशील, समाज की एक नई दिशा की सोच रखने वाले हमारे साथी जानीपुर से आए हुए हैं। अरुण जी से हम आग्रह करना चाहेंगे इस अवसर पर 2 बात रखें, समय को ध्यान में रखते हुए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे भिन्न जगह से आए हुए साथियों, मुंशी प्रेमचंद जी पर कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें जो हम समझ रहे हैं कि रह गया है, उसी संक्षिप्त में रखेंगे। आपने सुना कि मुंशी प्रेमचंद जी के पहले साहित्यकार थे, लेकिन साहित्यकार राजा रानी की ही किस्सा में अभी सीरियल खूब चला है, चंद्रकांता राजा रानी की, इसी ढंग से लिखते थे। लेकिन 18वीं सदी या 19वीं सदी, 20वीं सदी दुनिया के लिए एक स्वर्ण काल चला, जिसमें प्रेमचंद, मैक्सिम गोर्की, राहव संस्कृतायन, शैलेश डे, खलील जिब्रान, शरदचंद्र, ऐसे बहुत से साहित्यकार आए। उसमें अव्वल दर्जा का नाम मुंशी प्रेमचंद का ही आता है। इन्होंने समाज में जो दर्द था, गांव में जो वहाँ का जो परिवेश था, उसमें जो उसका जो दर्द था, उसके जो समस्याएं थी, उसको इन्होंने बहुत बारीकी से उभारा। 150 साल के बाद भी आज एक चीज महसूस करते हैं, नहीं रखा गया, 1.25 सेर गेहूं। आज हमारे समाज में 1.25 गेहूं जिंदा है। हम इसको नहीं, पढ़े लिखे समाज में हम हैं, सभी लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम इसको नहीं अपने जीवन में नहीं उतार सके, अपने घर से 1.25 गेहूं को नहीं भगा सके। बहुत दुख की बात है। लोग क्या कहेगा, इसमें हम पड़े हुए हैं, लेकिन 1.25 गेहूं देने के बाद हमारे घर में जो कर्ज होगा उसको कोई नहीं पाटता है, न कोई आगे कहता है। तो आज हमें इस बात को भी गौर करना होगा कि हम यही मंच से बहुत दिन से, हम कम से कम 40-42 साल से हम ये सब बात सुनते सुनते कान पक गया है। हम जो बोले वो अपने जीवन में उतारे, अन्यथा नहीं बोले। हम दूसरे को बोल के बलगलाते हैं, धोखा देते हैं, यह नहीं हो। हमारा बेटा बढ़िया स्कूल में पढ़े, आज दूसरे को बेटा को कहें कि चल आज न यदि पढ़े हो तो क्या होते, चलो ना आज आंदोलन में, ये बहुत बड़ा धोखा है, मैंने जीवन में देखा है। ये सब बात प्रेमचंद बहुत बारीकी से उबारा अपने साहित्य के माध्यम से। यह दुर्भाग्य है कि देश की आज़ादी के पहले इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु नहीं हुई, हमारा देश वैसे हाथ में चला गया। बहुत से लोग, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बहुत से लोग मर गए। दुर्भाग्य है कि हमारा देश महात्मा गांधी के हाथ में चला गया, जिसने कुछ नहीं किया, नाम लेके चला गया। आज उसका भुगतान हम लोग भोग रहे हैं। आज
जो स्थिति है, परिस्थिति है, हम समझ रहे थे कि 50 साल हो गया 74 के आंदोलन के बाद, अब लगता है कि यहाँ क्या कफन के लोग हो गए हैं। कफन की चर्चा इन्होंने किया, कृष्णा बाबू ने। क्या सभी लोग कफन की तरह मृत पराये हो गया? लेकिन नहीं, देखिए, अनपॉलिटिकल जिसको कह रहे थे अभी, पॉलिटिकल राजनीति, वो कहाँ राजनीति जुड़ा मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो हमने सिचुएशन देखा देश में, वो एक भयंकर स्थिति जेएनयू में आया। जैन जी ने आंदोलन शुरू किया और पूरे देश में इसका लहर हुआ, ये सब कुछ देखा। और इसका परिणाम क्या हुआ? सरकार सरेंडर किया। हर जो मानसिकता थी पुलिस को माने क्रॉसिंग करने का, माने उसको बेलगाम घोड़ा जो कहते उस ढंग से पुलिस को छोड़ दिया गया था, उस पर ये लगाम लगा हर जगह। बिहार का आंदोलन हो, बंगाल का आंदोलन हो, राजस्थान का आंदोलन हो, गुजरात का आंदोलन हो, महाराष्ट्र का आंदोलन हो, ये पूरे देश में फैल रहा था। इसको आरएसएस ने बहुत बारीकी रूप से समझा। मोहन भागवत ने बहुत जबरदस्त तरीके से मोदी पर झपटा और रातों रात उसे लगा कि हमारा सरकार चला जाएगा पूरे देश से, और एक प्रधान माने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया और आंदोलन समाप्त हुई। और पूरे देश में एक बहुत बड़ा अजीब बात है, पूरे देश में किसी भी राज्य में किसी भी ढंग का इतना जो आंदोलन जो पुलिस के द्वारा या अन्य छात्रों के द्वारा जो केस मुकदमा हुआ, उसको कोल्ड किया, माने समाप्त किया। बहुत बड़ी जो आज तक देश की आज़ादी से लेकर आज तक ऐसा कोई भी राजनीतिक पार्टी के आंदोलन में नहीं हुआ जो यह हुआ। ये सोचने की बात है। आज प्रेमचंद का पात्र जागा, मंदिर मस्जिद से अलग हटा, अल्लाह अकबर जय श्री राम से अलग हटा, कहा कि ये करने से हमारा जीवन नहीं चलेगा। हमारे को जो संकट है वो संकट है बेरोजगारी, हमारी पढ़ाई, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। और मैंने देखा 15 साल की लड़की अपने पिता को लेकर दिल्ली चली आई, उसको कोई नहीं कहा कि कैसे है, तो हम अपने पिताजी को कहे कि नहीं चलिए पापा आप मेरे साथ, तो ये चले आए। ये साबित करता है जो हम समझ रहे थे कि 50 साल हो गया कोई जिंदा अब नहीं रह रहा है, वो आज जिंदा है। माने अभी भी मेरुदंड में जान है। और इस आंदोलन से आरएसएस को एक झटका लगा है और उसका कान खड़ा हुआ है। इस ढंग की आंदोलन की आवश्यकता है लगातार भारत में। आज हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन हमने जो पढ़ा उसमें पढ़ा था, अगर जो मैं कह रहा हूं अगर ये नहीं होगा तो ये पार्टी भी समाप्त हो जाएगी, ये देश में क्रांति नहीं करेगी। ये बात मैं लोगों से कहा, लोगों को कान खड़ा हो गया। आप क्या अरुण जी कह रहे हैं हम कि ये जो बात आज है कहीं जो ये बोल रहे हैं, आज ये बात नहीं है। तो आज स्थिति लाल झंडा का भी भारत में वही है। तो मूल बात है कि आज प्रेमचंद का पात्र जाग चुका है, दबाव कुचला, घर से लोग पढ़ रहा है, आगे पढ़ने की जिज्ञासा जागा है, छुआछूत से अपने को ऊपर समझ रहा है। ये सब बहुत सारी बातें हैं जो आज युवा वर्ग में आया है। और मैं बहुत खुश हूं कि युवा वर्ग, हमें जो निराशा थी वो युवा वर्ग से हम आज अपने आप को बहुत खुशी महसूस करते हैं कि युवा वर्ग आगे आ रहा है। और अभिजीत का स्टेटमेंट हमने पढ़ा, कहा कि भाई मीडिया वाला पूछ रहा था कि
क्या आप राजनीति की जगह नहीं, हम राजनीति संसद का चुनाव लड़िएगा? नहीं, मैं संसद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तब क्या कीजिएगा भाई? चुनाव लड़वे नहीं कीजिएगा, विधायक बनवे नहीं कीजिएगा, तो करिएगा कैसे कि मैं आंदोलन को जिंदा रखूंगा। आंदोलन जब भी होगा किसी बात पे तो मैं आंदोलन करूंगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। आंदोलन एक दिशा देता है। 74 का आंदोलन कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे खतरनाक ही हैं। लालू यादव, नीतीश, रामविलास, बहुत से लोग, ये चर्चित नाम बता रहे हैं, बहुत से सैकड़ों नौजवान हुआ, जागृत हुआ, जागता है, लोग लड़ता है, उसमें आत्मबल आता है लड़ने के लिए। जेल जाने से नहीं लोग मरता है, गोली खाने से लोग नहीं डरता है। मृत्यु तो निश्चित है, कोई कहेगा कि हम नहीं मरेंगे? ऐसा कोई आज धरती पर आदमी हमको बता दे? फिर इससे डरते क्यों? ये मूल बात है। तो बहुत बातें हमने रख दी संक्षिप्त में, इतना ही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे अरुण जी एक लंबे समय से एसोसिएशन से जुड़े हुए रहे और जो दिल में बात है वो उभर कर के आगे आ गई। अभी जेएनजी की जो घटना घटी है वो उसका भी बहुत अच्छा वर्णन किया। लेकिन दोस्तों, परिवर्तन तो चाहिए, इसलिए कि प्रेमचंद शरतचंद्र के साहित्य के अंदर गहराइयों में जब जाते हैं तो बहुत काल है उसका। प्रेमचंद जी का प्राइमरी स्टेज का जो लिखने का तरीका था, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते आदर्शवाद की तरफ जाते हैं, राजा महाराजा से ऊपर उठते हुए आदर्शवाद की तरफ जाते हैं, आइडियलिज्म की तरफ जाते हैं। और बाद के दिनों में वो स्वतंत्रता आंदोलन, कैसे जो है कि हमें मुक्ति चाहिए, कैसे जो है गुलामी से हम मुक्त हों, अपनी रचनाओं के माध्यम से ये संदेश देना शुरू किया उन्होंने। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि इन साहित्यकारों ने जो स्वप्न देखा था, क्या आज हमारा देश, हमारा समाज उसी तरह का है? नहीं है। दुख की बात है कि जो उनका ख्वाब था अधूरा ही रह गया। जिस आंदोलन की बात अरुण जी ने कहा, बात सही है, इस तरह का आंदोलन चाहिए ही। लेकिन हमें ऐसा, हम स्वयं में इस घटना को सारे, मैंने अब ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि यदि एक कोई ज़बरदस्त आंदोलन हो लेकिन उसका एक नेतृत्व करने वाला अच्छा व्यक्ति नहीं रहेगा, कोई एक आदर्श को लेकर के, आइडियलिज्म को लेकर के, आदर्श को लेकर के आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, तो लगातार जो है संघर्ष नहीं होगा। तो न कहीं जो है कहा जाए मरुस्थल में जो है कुछ चंद पानी के बूंदों की तरह जो है उसमें चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पानी भी था। अच्छी बात है, परिवर्तन तो चाहिए। और प्रेमचंद जी की जयंती मनाने का हमारा लक्ष्य भी यही है, एक नए समाज की रचना हो। तो हम लोग जिस स्टेज में पहुँचे हुए हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह की सभाएं और हम करें और अपनी बातों को नौजवानों के बीच हम लोग ले जाएं। तो हमारे जानीपुर से आए हुए एक साथी और हैं, अजय जी, से भी हम आग्रह करेंगे कि 2 शब्द आप आकर रखें। आपका स्वागत है। सभी साथियों को धन्यवाद। मुंशी प्रेमचंद साहब की जयंती मनाने के लिए तमाम युवा साथियों की तरफ से हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। आज इनकी ज़रूरत है और आपने घनघोर अंधकार में एक दिया जलाने का काम किया है, जो बहुत ही सराहनीय है। प्रेमचंद्र की सार्थकता आज जो है, 1936 में देहांत के बाद आज लगभग 90 साल के बाद भी सामाजिक स्थिति जो है
मानव जाति की, जिसमें हम भारतवर्ष में देखें तो विभिन्न धर्म और जाति के लोग हैं, तो बदलाव हुआ नहीं है ज़्यादा। 1933 में हंस पत्रिका में फ्रंट पेज जो है, कवर पेज पे अंबेडकर साहब का तस्वीर दिए मुंशी प्रेमचंद जी। उस समय बहुत आलोचना हुई थी सवर्णों में, जो समाज के जो असामाजिक तत्व कह सकते हैं। तो आज 90 साल बाद 1936 के बाद जो हम देखते हैं अपने समाज में, ये जो अंबेडकर साहब के बाद दलित समाज में शायद वैसा कोई मसीहा आया हो, तो हमारे अंदर एक सवाल ये उठता है कि बैठकर हम जिस तरह से विद्वान लोग आपके साथ चिंतन करते हैं, देश में बहुत सारे जगह चिंतन होते हैं, उनका परिणाम किस रूप में है और हम कहाँ पे हैं, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। जैसा हमारे वरिष्ठ मित्र जो बता रहे थे, 56 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे आश्रित है, 3% को तो मतलब नहीं है, बहुत सही बात बोल रहे थे। तो आज हम हैं कहाँ पे? अंबेडकर साहब जो रास्ता दिखाएं अंबेडकर नामा में कि हमारे समाज से जो लोग शिक्षित हैं, अपने जैसे 10 लोगों को शिक्षित करें। व्यक्तिगत रूप से हम जितने लोगों को जानते हैं, अंबेडकरवादी तो कहते हैं लेकिन उनके रास्ता पे नहीं चलते। असफलता का एक बहुत बड़ा कारण ये है। दूसरा, सरकार जो भी आई है, इंद्रजीत सर बोले और भी जो साथी बोले, सरकार की जो स्थिति है, जैसा दूध और दूध घी दुग्ध घृत का भी उदाहरण दिया इन्होंने, विद्वान लोग लगे हुए हैं कड़ा शब्द बनाने में जिसकी ज़रूरत नहीं है। अंबेडकर साहब जिन परिस्थितियों में विश्वविख्यात हुए, आज उन्हें चीन में, अमेरिका में पढ़ाया जाता है उनके बारे में, लेकिन आज हमारे यहाँ उनकी बेइज्जती होती है। इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते। और गिने चुने कुछ विद्वान हैं कहीं जो मजबूरी में उनका नाम ले लेते हैं अंबेडकर साहब का। आज देखिए, अंबेडकर साहब 90 साल पहले और अभी हाल के दिनों में पर्यायन जी के मूत्र से जैसे शुद्धिकरण हुआ, यह हमारी सामाजिक चेतना कहिए, विफलता कहिए, इसको किस नज़रिए से हम लोग देखते हैं। आज हमारा समाज कहाँ पे है? और अंबेडकर साहब जिस परिस्थिति से गुजरे, जिस दुख तकलीफ सामाजिक आलोचना से गुजरे और जहाँ पहुँचे, और आज हम कहाँ हैं, समाज को कितना बदल पाए हैं। आज समाज के अधिकतर युवा जो हैं शिक्षा के अभाव में पीछे हैं। तो शिक्षित कैसे हों, सरकार की जवाबदेही नहीं है। हम लोग जो समाज के लोग हैं इस दिशा में क्या कर सकते हैं, कितना सफलता पाए हैं। जैसे अभी देखिए, सरकारी रिपोर्ट जो है, प्रत्येक दिन 90+ लगभग 100 स्कूल बंद हो रहा है हिंदुस्तान में, जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, शोषित समाज के बच्चे हैं। 1 लाख तो बंद हो चुका, लेकिन सरकारी आंकड़ा है 90 स्कूल पर डे प्रतिदिन बंद हो रहा है। दूसरी तरफ 2002 में संविधान संशोधन हुआ, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। सरकार जो बनाई संशोधन करके फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, और आज स्कूल बंद कर रही है। तो सरकार का नियत तो स्पष्ट है, उस समाज को किस दिशा में ले जाना चाहती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अंबेडकरवादी बनाना चाहते हैं, मुंशी प्रेमचंद के बताए रास्ते पे जाना चाहते हैं। ये कैसे संभव होगा? ये मिलजुल कर बैठकर आप लोग के मार्गदर्शन में जो युवा हैं वो आगे आएँ। परिवर्तन तो एक दिन में आता नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे आज लगी यहाँ आके, ये कि ये बहुत अच्छा लगा, मुझे दिल से बता रहे हैं कि ये प्रयास अच्छा है। भले हम लोग कम संख्या में हैं, लेकिन समाज को सही दिशा दिखाना हम लोग का एक नैतिक कर्तव्य तो है, सामाजिक कर्तव्य भी है। और जैसा अरुण जी बोले, मौत तो सबका आएगा एक दिन, तो सही काम करते हुए अगर मौत आए तो बहुत खुशी की बात है ना।
तो बस प्रेमचंद्र के जन्म शताब्दी के अवसर पर हम इतना बोलेंगे। बस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात आप रखे हैं, समझ गए। और आपने माफ़ी भी मांग लिया, कोई तरह का शब्द नहीं, सभी लोग अपने हैं। और एक बहुत अच्छी बात आपने बताया कि जिस समाज की कल्पना हमारे विद्वानों ने, प्रेमचंद जी ने किया था, उसको उस तरह का समाज को एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग प्रयास करें। अब हमारे संस्था के सचिव महोदय ये मुस्तफ़ा जी, हमारे वरिष्ठ साथी, तो हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपनी बात को संक्षेप में रखें। आपका स्वागत है। देखिए, आज मुंशी प्रेमचंद जी की वो जयंती समारोह मनाया गया है। यह एक प्रपोजल है कि हम वीर पुरुष का या साहित्यकार का या किसी कवि का एक प्रोग्राम लेके चलें और उस प्रोग्राम के तहत समाज के लोगों को जोड़ें। समाज के लोग उस प्रोग्राम के तहत आए और अभी जो मौजूदा हालात है उस पर भी कुछ बात करें। जैसे आदमी समाज में एकदम टूटन पैदा हो गया है, एक आदमी दूसरे आदमी से डर है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, ये ऊंची जाति के लोग हैं, ये नीची जाति के लोग हैं। हम एक गांव में रहते हैं, हम एक समाज में रहते हैं, कहने का तो है समाज में है, लेकिन आपस में टूट है। किसी से कोई लगाव नहीं है, किसी से कोई प्रेम नहीं है, किसी से कोई वार्तालाप नहीं है, कोई बात विचार नहीं है, पर्व त्यौहार में मिलना जुलना नहीं है। हम आदमी होके भी वो मानवता के सूत्र में नहीं बन पा रहे हैं। आज हमारा देश या पूरा विश्व एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है, एक दूसरे से लड़ने के लिए बाह ऐसे पसारे हुए हैं। इसी में तरक्की है, लड़ने में कौन ज़्यादा, शिकायत करने में कौन ज़्यादा तेज होगा, मारने में कौन ज़्यादा तेज होगा, बर्बाद करने में कौन ज़्यादा तेज होगा, इसकी विविधता है, महानता है। जवानी के दिनों में हमारे साथी ने कहा कि हम लोग तीसरेपन में जा रहे हैं। जवानी के दिनों में भी इस तरह का बहुत से कार्यक्रम हम लोग किया करते थे। और इस फुलवारी शरीफ में हम ऐसा कहेंगे कि हम लोग के सिवा और कोई ग्रुप ही नहीं था जो समाज को ये बता पाता कि हम कुछ नया दिशा दे पाता। और आज 30 साल के बाद फिर हम लोगों ने यह कोशिश किया कि समाज को कैसे हम जोड़ें, कैसे समाज के लोगों को हम एक जगह ला के बिठाएँ, अपनी हालात और उनकी हालात को समझें, एक प्रेम का बातचीत हो, एक सद्भावना की बातचीत हो, एक मैंने पारिवारिक ज़रूरत, जैसे आज फलाना आदमी नहीं आया, एक दर्द हो गया, क्या बात है भाई, कहीं कुछ प्रॉब्लम में तो नहीं है, किसी तरह का कोई परेशानी में तो नहीं है। ये इस बात को जानने के लिए मैंने इस तरह का एक जागृति मंच हम लोगों ने अभी महीना दिन हुआ नहीं हुआ तैयार किए। और एवरी संडे हम लोग इसका 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 1 घंटा 2 घंटे का प्रोग्राम रहता है। लेकिन उसमें हम अब ये तय करेंगे कि कम से कम महीना में एक ऐसा प्रोग्राम हो जो 4 आदमी नहीं, 40 आदमी या 400 आदमी आके अपनी अपनी बात को रखें। जैसे अभी आपने कहा कि स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो रहा है। क्यों सरकारी स्कूल बंद हो रहा है? सरकार की क्या मंशा है, आपकी क्या मंशा है? सरकार कहाँ पर है, आप कहाँ पर है? ये दोनों में आपके बच्चे, चाहे वो रिक्शा वाला का बच्चा हो या किसी बैरिस्टर का बच्चा हो, माइंड में यह कंसेप्ट आ गया है कि हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। चाहे वो प्राइमरी से मिडिल तक जाते जाते उसकी इकोनॉमिकल स्थिति ख़त्म हो जाए और फिर आगे नहीं पढ़ पाए, वो स्थिति में चला जाता है। और सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जाते हैं तो सरकारी स्कूल क्या होगा?
वहाँ का भी शिक्षा आप नहीं ले पाएंगे, और ये भी शिक्षा जो उच्च शिक्षा में जा रहे थे कि मेरा बच्चा टाई पहन के जाएगा, बैच लगा के जाएगा, आप बस पर जाएगा, 10 सालों जाते जाते आपकी इकोनॉमिकल स्थिति जो है वो गड़बड़ा जाती है। और फिर जब बच्चा पढ़ने की स्थिति में आता है तो गार्जियन का खजाना खत्म हो जाता है। तो वो तो पढ़ाई इधर अधूरा रह गया, और उधर सरकार ये चाह रही है कि इस देश की जनता, समापन की घोषणा इस देश की जनता और इस देश के आवाम जितना अनपढ़ रहेगा उतना सरकार मजबूत रहेगी, जितने लोग जाहिल रहेंगे उतना सरकार का उम्र ज़्यादा रहेगा। ये तो आपको सोचना है कि हम अपने समाज को कैसे दिशा में ले जाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं, शिक्षा को कहाँ ले जाना चाहते हैं। मैंने शिक्षा को आसान बनाना चाहते हैं कि शिक्षा को आसान बनाना चाहते हैं, या शिक्षा को कठिन बना देना चाहते हैं। साहित्य की बात अभी सर ने बताया कि बच्चे लोग क्या देखते हैं, टर्मन जोरी, और एक और कार्टून है क्या जो बड़ा मुंह वाला, थोड़ा सा मोटू पतलू। मोटू पतलू नहीं, अच्छा, उल्टा चश्मा। न उल्टा चश्मा नहीं, कुछ और। हाँ, कुछ होगा। तो बच्चे लोग मैंने उस तरह की कहानी में व्यस्त है, सामाजिकता तो कहीं है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैसे हॉस्टल में जो पढ़ते हैं तो उनमें तो सामाजिकता कोई आएगी नहीं, परिवारवाद कुछ आएगा नहीं, सामाजिक प्रेम कुछ आएगा नहीं, तो क्या होगा, बिखराव होगा, कोई प्रेम नहीं बढ़ेगा। और इसी सब बात की बात हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। ठीक है, इस सब बात को सोच के हम ये करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफ़ा जी, बहुत सारी बात आपने बताई है। दरअसल स्थिति बन गई है, मानसिक रूप से हम लोग गुलाम हो गए हैं। दोस्तों, ऐसा है कि हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मिल के कोई काम नहीं किया है, काम नहीं किया। हमने आज एक दिया जला दिया जी, बहुत अच्छा। और ये दिया जलता रहे, जोर से जोर जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो कुछ काम होगा, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। मैंने बात कहा ना कि हमने ड्रेस ऐसा पहना दिया, अपने घर में ऐसे दिखा दिया तो घर में। बात ये है कि हम आज भी निराश नहीं हैं। यहाँ बहुत सी बात हुई, बहुत से लोगों ने कहा और विद्वान लोगों ने कहा, उन्होंने निचोड़ रख दिया। हम उसको नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम कुछ सकारात्मक कोशिश कर सकते हैं जी। ये हमारी अपनी जवाबदेही है जी। बदलेगा नहीं बदलेगा, हम उसका ठिका नहीं ले रखा, लेकिन हम बद से बदतर की तरफ नहीं धकेलेंगे। हम समाज को बद से बदतर की तरफ नहीं धकेलेंगे। हम एक सही समझ रखने वाले इंसान हैं। हम अपने तौर पर कोशिश करके समाज को सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक मानसिकता देने का भरपूर कोशिश करेंगे। हमने एक दिया जला दिया, कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, हमने एक दिया जलाया है, अब आगे भी दिया जलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत। हाँ, इस प्रकार दोस्तों आज की जो सभा है इसकी सार्थकता साबित हो गई। सर ने बहुत अच्छा सजेशन दिया। एक दिया हमने जलाया है और यह दिया जलते रहे। आने वाले समय में चूँकि शिक्षा से हम जुड़े हुए हैं तो ये तो वादा ज़रूर करेंगे कि आगे हमारा जो भी कार्यक्रम होगा कम से कम 20-25 जो है विद्यार्थियों को, बॉयज़ और गर्ल्स को हम लाएंगे मीटिंग में, और ये बात उन्हीं को समझाना बताना ज़्यादा अच्छा हो। इस प्रकार आज की सभा समाप्त की जाती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
दिल से आशीर्वाद हमारे विद्यालय के प्रांगण में आए आपको भी धन्यवाद। और कार्यक्रम हमारा सफल रहा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।